हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी के पिछले वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में हमने जीएसटी का ओवरव्यू पढ़ा था, जिसमें हमने जीएसटी का मीनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर और जीएसटी के डिफरेंस पढ़ा था। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम जीएसटी का फीचर या फिर स्कोप पढ़ेंगे। तो मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप सबसे पहले जीएसटी का वीडियो का पार्ट 1 देख लीजिए। अगर आप उस पार्ट को देखेंगे और समझेंगे तभी आप फीचर्स को उसके साथ लिंक कर सकते हैं, बिकॉज फीचर्स में भी वही सब कुछ समझाया गया है जो सब मीनिंग में है। अगर आप मीनिंग प्रॉपर से समझेंगे, फर्स्ट पार्ट को प्रॉपर देखेंगे, तो ही आपको आगे फीचर्स और स्कोप की क्लैरिटी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। जीएसटी का फर्स्ट फीचर है जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स डेस्टिनेशन स्टेट प्रिंसिपल। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जीएसटी उसी स्टेट में पे की जाती है जहां पर गुड्स फाइनली कंज्यूम किए जाते हैं। उस स्टेट को पेबल है जहां पर गुड्स फाइनली कंज्यूम किए जाते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जहां पर कंज्यूमर है उन गुड्स को यूज़ किया जा रहा है, आगे सप्लाई के लिए नहीं यूज़ किया जा रहा। तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल क्या बताता है कि जब ट्रांजैक्शन कोई दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें एक स्टेट ओरिजिन स्टेट होती है और दूसरी स्टेट डेस्टिनेशन स्टेट होती है। सपोज पंजाब में एक सप्लायर है, उसने गुड्स भेजी हैं हरियाणा में, तो पंजाब जो स्टेट है वहाँ से गुड्स जा रही हैं तो वो है ओरिजिन स्टेट, और हरियाणा में सप्लाई की जा रही हैं तो वो हमारी है डेस्टिनेशन स्टेट। तो अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई को डिफाइन करेंगे, उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि कहाँ पर वो कौन सी जगह है, कौन सी डेस्टिनेशन स्टेट है जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को फाइनली कंज्यूम किया जा रहा है। और अगर हमें ये सब पता चलेगा तभी हम पता करा पाएंगे कि हमें कौन सा टैक्स लगाना है, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि स्टेट अगर हमें पता होगी कि इंटर स्टेट है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम जीएसटी लेवी करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर विच इज़ कॉन्करेंट डुअल जीएसटी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जीएसटी डुअल स्ट्रक्चर है इसका जीएसटी का, जिसमें हम इंट्रा में स्टेट और सेंट्रल जीएसटी अप्लाई करते हैं। सेंट्रल जीएसटी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और जीएसटी जो है उसमें दोनों गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाता है। बट आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जीएसटी कुछ गुड्स ऐसी हैं जिन पे नहीं लगती, जैसे पेट्रोलियम है और लिक्विड है, इन चीज़ों पर जीएसटी नहीं लेवी की जाती। आइए पढ़ते हैं जीएसटी का थर्ड फीचर विच इज़ कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। जैसा मैंने आपको मीनिंग बताया था, अभी पिछले 2 पॉइंट्स भी एक्सप्लेन किए, उसी से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी 2 टाइप्स की होती है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में दो तरह की लगती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर यूटीजीएसटी भी लगती है। यूटीजीएसटी का मतलब है यूनियन टेरिटरीज की। अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस पर यूटीजीएसटी लगेगी। और अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी। लेकिन अगर इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट में मतलब अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट को सप्लाई कर रही है, 2 स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो आईजीएसटी लगेगी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर पंजाब के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रही है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगती है। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और डीपली इसको समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा और मीनिंग आपको उस चीज़ को क्लियर कर देगा। तो आइए पढ़ते हैं फोर्थ फीचर विच इज़ जीएसटी रेट स्ट्रक्चर 4 टायर स्ट्रक्चर। तो देखिए, रेट जो है जीएसटी का वो अलग अलग होते हैं। एक ज़ीरो रेट होता है। देखिए, ज़ीरो रेट जो है कि निल टैक्स रेट है, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगता है। ज़ीरो रेट मतलब ये उसकी इक्वल है कि आप ऐसा समझिए कि टैक्स एग्जम्पशन के इक्वल है, कि जिन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगता, ज़ीरो रेटेड मतलब बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगती। तो उन चीज़ों में क्या होता है कि प्रोडक्ट के प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी लग रही है तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी की अमाउंट भी हम बीच में ऐड करते हैं। लेकिन अगर एक प्राइस है प्रोडक्ट का, उस पर ज़ीरो रेट जीएसटी मतलब कोई भी टैक्स नहीं लग रहा, ज़ीरो रेटेड,
तो उसमें प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्राइस उतना ही रहेगा जितना है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा उसमें। तो सेकंड है लोअर रेट। लोअर रेट में क्या है, देखिए कॉमनली यूज्ड गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं उन पे 5% जीएसटी लगती है, ये इसका लोअर रेट है। फिर आता है एक स्टैंडर्ड रेट, सी पॉइंट में आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड रेट। देखिए स्टैंडर्ड रेट में क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट में उन गुड्स को इंक्लूड किया जाता है जो गुड्स दूसरी स्लैब्स में नहीं आती, जैसे जीरो रेट में नहीं आती हैं, लोअर रेट में नहीं आती हैं। जो गुड्स उन स्लैब्स में नहीं आती उसे इस स्लैब के अंदर लगाया जाता है। और स्टैंडर्ड रेट क्या है जीएसटी का, वो है 18%। काउंसिल ने डिसाइड किया था कि जीएसटी का रेट जो है स्टैंडर्ड रेट वो 18% होगा। आगे हम पढ़ते हैं डी पॉइंट में हायर रेट। हायर रेट में 28% जीएसटी लेवी की जाती है और ये यूजुअली लग्जरी आइटम्स पे लगाया जाता है। तो 4 टायर स्ट्रक्चर का बेसिक मीनिंग ही ये है कि हम 4 तरह के यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर, जीरो रेट, लोअर रेट, स्टैंडर्ड रेट और हायर रेट। इसको आपको लर्न करना है अच्छे से। फिफ्थ फीचर इज इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखिए अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट समझना है तो आप पहले नीचे वाला डायग्राम देखिए जो बना हुआ है। ए है, कहते कि बी ने ए से गुड्स परचेज की, यानी कि ए सप्लायर है। ए ने गुड्स सप्लाई किए तो बी ने उसे कितने पैसे दिए, 100 रुपीज़। बी ने ए को 100 रुपीज़ दिए। आगे बी भी गुड्स को फर्दर सोल्ड कर देता है सी को, तो बी को जीएसटी पे करने पड़ेगी 150 रुपीज़। देखिए अब बी ने क्या किया, अगर बी ने पहले 100 रुपीज़ जीएसटी पे की है, अब बी आगे जब सी को गुड्स सोल्ड कर रहा है तो बी को 150 रुपीज़ जीएसटी पे करनी पड़ेगी। तो व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट काम आएगा। कैसे, देखिए आपको क्या करना है, जो आपको आउटपुट टैक्स, अब बी को कितना टैक्स पे करना है, 150 रुपीज़। अब बी जो 150 रुपीज़ पे करेगा वो है आउटपुट टैक्स, कि गुड्स को वो भेज रहा है सी को। तो आउटपुट टैक्स मतलब जब हम सामान बाहर भेजते हैं, इनपुट टैक्स उस चीज़ पे लगता है जो चीज़ हम परचेज करते हैं। तो जो आउटपुट टैक्स बी को पे करना पड़ रहा है उसमें से जो पहले बी ने टैक्स पे किया था, बी ने पहले भी टैक्स पे किया था ए को 100 रुपीज़, तो बी को अगेन पे नहीं करना पड़ेगा। वो जो 100 रुपीज़ बी ने पहले पे किए थे सामान परचेज करते वक्त, वो अब आउटपुट टैक्स में से लेस हो जाएंगे। और जो वो 100 रुपीज़ है वो एज हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो हमें सामान परचेज करने पे इनपुट टैक्स पड़ा था उसका क्रेडिट जो हमें मिलेगा 150 रुपीज़ माइनस 100 रुपीज़, तो बचा 50 रुपीज़। मतलब बी को अब ओनली 50 रुपीज़ और पे करने पड़ेंगे क्योंकि 100 वो ऑलरेडी पहले कर चुका था। तो ये होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन। तो होप सो आपको ये इसका मीनिंग क्लियर हो चुका होगा। तो आइए पढ़ते हैं 6th पॉइंट विच इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको समझ आ चुका है। अब जो वो क्रेडिट हमें मिलता है उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। देखिए अगर आपको आईजीएसटी पे क्रेडिट मिला है तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि आप आईजीएसटी पे करने के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं उस क्रेडिट को। अगर फिर भी आईजीएसटी पे करने के बाद भी आपका क्रेडिट बचता है तो आपकी सेकंड प्रेफरेंस है आप उसको सीजीएसटी पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड प्रेफरेंस है अगर आपका फिर भी क्रेडिट बचता है तो आप उसको एसजीएसटी पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सीजीएसटी। अगर सीजीएसटी का जो क्रेडिट बचा है आपके पास उसको आप पहले सीजीएसटी पे करने के लिए यूज़ करेंगे, अगर बचता है तो उसको फिर आप आईजीएसटी पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एसजीएसटी का क्रेडिट है वो एसजीएसटी को फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, एसजीएसटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिर जो बचेगा आईजीएसटी के लिए। यूटीजीएसटी, तो यूनियन टेरिटरी पे जो क्रेडिट मिलेगा वो क्रेडिट आप पहले यूटीजीएसटी के लिए ही पे करेंगे, फिर अगर बचता है तो आप आईजीएसटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह प्रेफरेंस होती है, ये नहीं है कि आपको आईजीएसटी का क्रेडिट आपके पास है पड़ा आईजीएसटी पे तो आप उसको डायरेक्ट सीजीएसटी पे यूज़ करने लग पड़े हैं, ऐसा नहीं होगा। पहली प्रेफरेंस आईजीएसटी ही रहेगी। तो आपको इसको सीक्वेंस में ही याद करना पड़ेगा कि क्या उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है और क्या उसकी नेक्स्ट प्रेफरेंस है। तो आए पढ़े सेकंड पॉइंट विच इज़ कॉमन पोर्टल वेबसाइट मैनेज्ड बाय GSTN।
देखिए, जैसे आप नॉर्मली काफ़ी वेबसाइट्स देखते होंगे, आप सब गूगल चलाते होंगे, उन पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं। वैसे ही एक GST www.gst.gov.in एक वेबसाइट है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क GSTN की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क के द्वारा मैनेज की जाती है। और ये जो GSTN है ये गवर्नमेंट ने ही सेटअप की है ताकि वो जो टैक्स पेयर्स हैं उनको एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड कर सके टैक्स पेमेंट के लिए। और IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में। और IT इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जो GST कलेक्ट करने में और GST को सारा मैनेज करने में हेल्प करता है। देखिए, जो GSTN है, वेबसाइट मैनेज बाय GSTN वेबसाइट को मैनेज करता है www.gst.gov.in को। तो उसका फंक्शन क्या है, क्या करता है वो GSTN क्या करता है? देखिए, नीचे डायग्राम में मैंने आपको बताया है फंक्शन ऑफ GSTN। फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फैसिलिटेशन देता है, काफ़ी हेल्प होती है इससे। और जो भी हमें कितनी हमें IGST लगानी है, कितनी GST हमें लगानी है, कितने % लगानी है, किस गुड्स पे कितने % लगेगी, और आगे उसको सेटल कैसे करना है। जैसे मैंने अभी आपको पिछले पॉइंट में बताया कि अगर आपको IGST मिलती है तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि उसको हम IGST के क्रेडिट को IGST के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह उसको सेटल करना है, जो भी रिटर्न्स आते हैं वो सेंट्रल अथॉरिटीज़ को, स्टेट अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि डुअल स्ट्रक्चर है, आप भी जानते हैं। सेंट्रल CGST लगती है, SGST लगती है, तो मेन रोल इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो उन सबको रिटर्न्स फॉरवर्ड करने का काम करती है। और जो भी टैक्स पेमेंट की डिटेल्स हैं वो बैंक के नेटवर्क के साथ मैच करने के लिए भी ये इसका फंक्शन चलता है और ये काफ़ी हेल्प करता है। तो ये बेसिकली फंक्शन है GSTN का। होप सो आपको समझ आया होगा। तो आइए पढ़ते हैं 8th फीचर विच इज़ कंपोजिशन स्कीम अंडर GST। सेम पॉइंट फिर रिपीट हो रहा है जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि कंपोजिशन स्कीम हमें GST के अंडर प्रोवाइड की गई है। और मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन स्कीम कौन ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए GST के अंडर मैंने आपको बताया था कि GST के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक पर्सन की टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करनी चाहिए। लेकिन अगर उस पर्सन की टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस नहीं करती, मतलब अगर उस पर्सन की टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं है, और इतने में हम उसको ये हेल्प कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसको ये हेल्प करती है कि वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सके। कंपोजिशन स्कीम में होता क्या है, मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। जो पर्सन, एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही, वो पर्सन कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। और कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने में क्या होता है, जो पर्सन है उसको अपनी टर्नओवर का एक फिक्स % पे करना पड़ता है टैक्स के लिए। तो बेसिकली वो पर्सन अपनी फिर टर्नओवर का एक फिक्स % पे करेगा एज अ टैक्स। तो ये होती है कंपोजिशन स्कीम। अब देखिए, कंपोजिशन स्कीम में क्या है, मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स जिनकी टर्नओवर 20 लाख रुपीस से कम है, उनको GST पे करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, कहते कि ये जो लिमिट है वो 10 लाख रुपीस है। किन स्टेट्स में? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। नॉर्मल स्टेट्स के लिए थर्ड पॉइंट में आप पढ़ेंगे कि नॉर्मल स्टेट्स के लिए जो टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, वो 1.5 करोड़ है। जिन पर्सन की 1.5 करोड़ से डाउन है वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। और जो ये लिमिट है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स के लिए 75 लाख रुपीस है। तो आए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ TDS और TCS। तो TDS और TCS में क्या होता है, आपने सुना भी होगा कि काफ़ी बार पेमेंट्स में से TDS और TCS डिडक्ट होता है। तो बेसिकली है क्या, किन पर्सन के लिए ऑब्लिगेशन बनती हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या लोकल अथॉरिटीज़ या फिर जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो कि सप्लाई रिसीव करती हैं, वो क्या करती हैं, जब सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट में से 2% टैक्स डिडक्ट करते हैं। और वो टैक्स कहाँ डिडक्ट करते हैं? जहाँ पर सप्लाई की टोटल वैल्यू 2,50,000 से एक्सीड कर रही हो, तो वहाँ पर वो 2% टैक्स कट करेंगे, डिडक्ट करेंगे। एक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो क्या करेगा, टैक्स एट सोर्स काटेगा
जो कि 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस में से काटेगा? जो पेमेंट्स हम सप्लायर्स को कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की अपने पोर्टल्स के थ्रू, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर उस केस में टैक्स काटेंगे 2%। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। कहते हैं कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि एक्चुअल प्रोसेस ऑफ यूजिंग द लॉ को सही ढंग से यूज़ करने को, गवर्न करने को, प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। तो जीएसटी का लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है कि जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, वही पॉइंट्स रिपीट हैं कि इंट्रा स्टेट सप्लाई में सीजीएसटी लगती है। किस एक्ट के अंडर है सीजीएसटी? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। जो स्टेट एसजीएसटी है वो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के अंडर लगेगी। जो यूटीजीएसटी है वो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। इंटर स्टेट सप्लाई विच इज़ विद इन 2 स्टेट्स मोर, उसमें हम आईजीएसटी लेवी करेंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के अंडर। तो ये सारा फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं। जीएसटी एक्ट्स जैसे होते हैं वैसे सीजीएसटी एक्ट होता है, एसजीएसटी एक्ट होता है। एक्ट्स बने हुए हैं जिनके अंडर सारा प्रोसीजर्स और रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो ये इसका लीगल फ्रेमवर्क है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, आपको स्कोप और फीचर्स ऑफ जीएसटी के अंडर क्लैरिटी आई होगी। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सकें। थैंक यू।